इंसान इंसान है और इसीलिए सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। मगर ये भी सच है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा कर भी लिया, लेकिन आखिरकार ज़िंदगी उन्हें एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देती है कि उनको लगता है कि आखिर उन्होंने ये सपना देखा ही क्यों था। भारत देश की एक लड़की रात दिन मेहनत करके नर्सिंग की पढ़ाई करती है। पढ़ाई को पूरा करने के बाद उसका सपना था कि वो विदेश में जाकर नौकरी करे। उसकी मेहनत रंग लाती है और वो सफल हो भी जाती है और विदेश में उसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन उस विदेश में रहते हुए उससे एक गलती हो जाती है और यह गलती कुछ इस तरह की थी कि वहाँ की अदालत उसे गुनहगार मानते हुए सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। निचली अदालत जब उसको सजाए मौत का हुक्म देती है, तो वह लड़की उच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि उसने ये गलती मजबूरी के कारण कर दी है, लिहाजा उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील को खारिज करके उसकी सजाए मौत को बरकरार रखता है। अब उस लड़की के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वह राष्ट्रपति से गुहार लगाए और अपनी सजाए मौत को माफ़ करने के लिए निवेदन करे। वह लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और राष्ट्रपति भी उसकी सजाए मौत को बरकरार रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस लड़की को सिर्फ 1 महीने के अंदर-अंदर फांसी देने का आदेश जारी किया गया है। यानी कि 31 जनवरी 2025 तक उसको फांसी दी जाने की संभावना है। हालाँकि भारत सरकार भी इस पर चुप नहीं बैठी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसा दावा किया है कि उस लड़की की पूरी-पूरी मदद की जाएगी। भारत सरकार द्वारा उस लड़की को बचाने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उसकी सज़ा को माफ़ कराया जाए और जल्दी से जल्दी उसे भारत लाया जाए। अब डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं भारत सरकार अपने प्रयास में देर ना कर जाए या विफल ना हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसको पहले अदालत ने और फिर राष्ट्रपति ने भी सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडित आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह घटना हमारे देश भारत के एक राज्य केरल की है। इस घटना का मुख्य किरदार एक लड़की है जिसका नाम है निमिषा प्रिया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर दूर एक जिला है पलक्कड़। इसी पलक्कड़ जिले की रहने वाली लड़की है निमिषा प्रिया। निमिषा नर्सिंग को अपना करियर चुनती है और साल 2008 में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करती है। नर्सिंग का कोर्स पूरा हो गया था तो अब काम की तलाश थी, इसलिए वो पास के एक अस्पताल में नर्स का काम करने लगती है। जब उसकी नौकरी 2-3 साल हो जाती है, तो साल 2011 में उसकी शादी भी हो जाती है और ये शादी दोनों परिवारों की सहमति से बड़ी धूमधाम से होती है। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन निमिषा अपने पति से कहती है कि अगर तुमको ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना हम विदेश चले जाएँ। विदेश में हम जब जाएँगे तो वहाँ कोई ना कोई हमें जॉब मिल ही जाएगी और हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। निमिषा का पति उससे कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वह निमिषा को रोकना नहीं चाहता था, इसलिए वह भी अपनी सहमति दे देता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए और आँखों में सपने लिए हुए दोनों एक देश का रुख करते हैं। उस देश का नाम होता है यमन। अब दोनों यमन की राजधानी सना में पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद उसका पति एक साधारण सा काम करने लगता है, जैसे सामान को पैक करना या गाड़ी चलाना वगैरह-वगैरह। लेकिन जो निमिषा होती है, चूँकि वह एक नर्स थी, तो यहाँ भी उसको एक हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है और वो अपनी जॉब को करने लगती है। यमन में दोनों खुश थे और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। किसी चीज़ की कोई कमी भी महसूस उनको नहीं हो रही थी। धीरे-धीरे 1 साल बीत जाता है और उनके घर एक छोटी-सी बच्ची का जन्म होता है। बेटी के पैदा होते ही उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। अब बेटी को सँभालने के लिए दोनों में से किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि निमिषा प्रिया की सैलरी उसके पति से ज़्यादा थी, इस वजह से उसका पति घर की ज़िम्मेदारी सँभालता है और निमिषा अपने हॉस्पिटल के जॉब को कंटिन्यू रखती है। क्योंकि अब दोनों में से सिर्फ एक व्यक्ति की नौकरी थी, तो इस वजह से जैसे-जैसे समय बीतता है, उनके घर पर आर्थिक संकट का दौर शुरू हो जाता है। वक़्त का पहिया कुछ ऐसे घूमता है कि उसके पति को अब दोबारा कोई जॉब भी नहीं मिलती। तो निमिषा का पति उससे कहता है कि पैसे की तंगी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी बेटी के साथ अपने देश भारत चला जाता हूँ। तुम अपनी नौकरी को जारी रखो और जब हालात सुधर जाएँगे, तो तुम भारत आ जाना, हम दोनों मिलकर अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छे से करेंगे। दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और फिर साल 2014 में वह अपनी बेटी के साथ भारत लौट आता है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जैसे ही वह अपनी बेटी को लेकर भारत पहुँचता है, उधर यमन की राजधानी सना में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और लोग आपस में ही एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और हद तो तब हो जाती है जब राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर ही कब्ज़ा कर लिया जाता है। बिगड़ते हालात को देखते हुए यमन सरकार दूसरे देशों से यमन में आने वाले लोगों को वीज़ा देने पर रोक लगा देती है।
निमिषा बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह उसका पति यमन आ जाए, उसको वीज़ा मिल जाए, लेकिन जब सरकार का प्रतिबंध ही कुछ ऐसा हो तो कोई क्या कर सकता है। वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है और यमन में निमिषा की दोस्ती वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम था तलाल अब्दो मेहंदी। दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और एक दिन दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लें, क्योंकि हॉस्पिटल खुद का होगा तो जाहिर सी बात है इनकम भी ज़्यादा होगी। तलाल अस्पताल खोलने के लिए पैसे का बंदोबस्त कर लेता है और अप्रैल 2015 में एक अच्छा सा हॉस्पिटल मिलकर दोनों खोलते हैं। धीरे धीरे उनका हॉस्पिटल अच्छा चलने लगता है। यमन देश का कुछ ऐसा नियम कानून है कि वहां पर कोई इस तरह का व्यवसाय, हॉस्पिटल या फर्म वहां का परमानेंट नागरिक ही कर सकता है। दूसरा देश से आया हुआ कोई व्यक्ति इस तरह का काम वहां नहीं कर सकता। यही वजह थी कि तलाल के साथ अब वह काम तो करती थी, लेकिन अस्पताल में जो दर्जा मालिक का होता है वो सिर्फ तलाल अब्दो मेहंदी का था। दोनों का काम बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन तलाल की नीयत में कहीं न कहीं खोट आ जाता है। वह हॉस्पिटल का जो फंड इकट्ठा होता है, उस फंड में कहीं न कहीं हेरा-फेरी करना शुरू कर देता है। उसकी हरकत का निमिषा को पता चल जाता है और निमिषा उसे कहती है कि हॉस्पिटल का फंड है और ये फंड हम इस्तेमाल करेंगे, अपने हॉस्पिटल को और बड़ा करेंगे। लेकिन तुम इस तरह से हेरा-फेरी करते रहोगे तो एक ना एक दिन ये हॉस्पिटल बंद ही करना पड़ जाएगा। लेकिन तलाल था कि वह अपनी हरकतों से बाज़ ही नहीं आ रहा था। वह फिर भी हेरा-फेरी कर ही देता था। इस बार निमिषा और तलाल के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। इसी के चलते निमिषा अस्पताल के काम में ध्यान देना कम कर देती है और जब वह ध्यान देना कम कर देती है तो इसकी वजह से हॉस्पिटल की ग्रोथ लगातार गिरने लगती है और वो कर्जे में आने लगते हैं। इसी बात को लेकर दोनों में फिर रोज़-रोज़ झगड़े शुरू हो जाते हैं। आए दिन के झगड़ों और कर्ज से परेशान तलाल को नशे की लत लग जाती है और वह शराब और ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देता है। निमिषा से बदला लेने के लिए एक दिन मौका देखकर वह निमिषा का पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह छुपा लेता है और निमिषा को गुलामों जैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तलाल जब भी उस नर्स निमिषा के घर जाया करता था, तो वह अपने दोस्तों को लेकर जाया करता था और उसकी यही कोशिश रहती थी कि उसके दोस्तों के साथ वो उस लड़की नर्स निमिषा के साथ ज़बरदस्ती कर सके। जब तलाल उसको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करता है, तो निमिषा प्रिया उसका विरोध करती थी। हद तो तब हो जाती है जब निमिषा की शादी का एल्बम में से वो फ़ोटो निकाल कर एडिटिंग के ज़रिए उसके पति की फ़ोटो की जगह अपना फ़ोटो लगाकर वहाँ की सरकार और पुलिस के सामने ये दावा करता है कि निमिषा उसी की पत्नी है। उधर निमिषा एक गुलाम की तरह ज़िंदगी जी रही थी, उसका पासपोर्ट और वीज़ा तलाल के कब्ज़े में था और वह हर वक़्त यही सोचती थी कि किस तरह से वो तलाल से अपना पासपोर्ट और वीज़ा हासिल करे। क्योंकि निमिषा को पता था कि तलाल ड्रग्स का इस्तेमाल तो करता ही है, क्यों ना एक दिन उसको नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाए और जब बेहोशी की हालत में वो होगा, तो उसके कब्ज़े से वीज़ा और पासपोर्ट हासिल कर लिया जाए, क्योंकि पासपोर्ट और वीज़ा मिलने के बाद ही वह अपने भारत देश में आ सकती है। एक दिन जब तलाल उसके घर आता है, तो किसी तरह से वह नर्स निमिषा उसको एक नशे का इंजेक्शन लगा देती है और उसके बेहोश होने का इंतज़ार करती है। लेकिन तलाल ऑलरेडी ड्रग्स का नशा आदि करता था, तो इस इंजेक्शन से उस पर कोई ख़ास असर नहीं होता है। तो उसको बेहोश करने के लिए निमिषा उस इंजेक्शन का एक ओवरडोज़ और लगा देती है। दूसरा इंजेक्शन लगने के बाद तलाल की हालत बिगड़ने लगती है और उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि कुछ ही देर के बाद वो दम तोड़ देता है। लेकिन निमिषा को इस बात का पता नहीं चलता कि उसकी मौत हो चुकी है। क्योंकि तलाल अब मर चुका था, तो मामला पुलिस के पास पहुँचता है। पुलिस निमिषा को तलाल अब्दो मेहंदी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। उधर तलाल का परिवार निमिषा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है। पुलिस जब निमिषा से पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया। तलाल अब्दो मेहंदी उसका वीज़ा और पासपोर्ट जब्त करके बैठा हुआ था। इसी वजह से उसको हासिल करने के लिए उसने उसको बेहोश करने के इरादे से इंजेक्शन लगाया था। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी मौत हो जाएगी। 2015 में पुलिस निमिषा को गिरफ्तार करती है, उसे अदालत में पेश किया जाता है। चूँकि निमिषा के पास ना तो पैसे थे और ना अच्छा कोई वकील करने की हैसियत थी, तो निमिषा अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाती है अदालत में और यह मुकदमा 3, 4, 5 साल चलने के बाद साल 2020 में वहाँ की निचली अदालत निमिषा प्रिया को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है। निचली अदालत के मौत का फरमान मिलने के बाद निमिषा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाती है, मगर शायद इस बार भी उसको अच्छा वकील नहीं मिल पाता और इसी वजह से नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट निमिषा की अर्जी को खारिज कर देती है। फिर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी निमिषा की सजाए मौत की सज़ा को बरकरार रखती है। अब उसके पास एक रास्ता और था और वह रास्ता था ब्लड मनी। यह कुछ इस तरह का नियम है कि अगर पीड़ित परिवार में से कोई निश्चित धनराशि लेकर आरोपी को माफ़ करना चाहे तो वो कर सकता है। ब्लड मनी के लिए बातचीत भी चलती है, लेकिन किसी वजह से वो बातचीत अधूरी रह जाती है और पूरी नहीं हो पाती। इधर भारत में उसका परिवार भी परेशान था। उसका पति निमिषा को बचाने के लिए मुहिम चलाता है। इस मुहिम में वह बताता है
कि वह एक ऑटो ड्राइवर है और किस तरह अपनी पत्नी के साथ यमन गया था और वहाँ उन्होंने कैसे जॉब करी थी, फिर कैसे हालात हुए और जो घटना उनके साथ घटी उसके बारे में सभी को बताता है। वह लोगों को ये भी बताता है कि किस तरह उसकी पत्नी यमन में एक मर्डर केस में फंस चुकी है। उसकी अपील लोगों तक पहुंचती है, काफ़ी वायरल भी होती है, लेकिन पारदर्शिता ना होने की वजह से ये मुहिम कहीं न कहीं अधर में लटक जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तलाल के परिवार की तरफ से 1 करोड़ 60 लाख रुपए में मामला तय हो गया था, मगर सही समय पर पैसे का इंतजाम ना हो पाने की वजह से यह मामला लटक जाता है। अब चारों तरफ से उम्मीद टूट जाती है और उम्मीद सिर्फ एक ही बचती है, वह है राष्ट्रपति से क्षमा याचना करना। और ऐसा ही किया जाता है और राष्ट्रपति तक अपील पहुंचाई जाती है। वहां के राष्ट्रपति हैं राशिद अल अलीमी और बताया जाता है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति भी इस अपील को खारिज कर देते हैं और निमिषा प्रिया की सजाए मौत को बरकरार रखते हैं। 30 दिसंबर 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि यमन के राष्ट्रपति रशीद अल अलीमी ने निमिषा प्रिया की क्षमा याचना को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब सिर्फ 1 महीना बचा है निमिषा प्रिया की फांसी के लिए और इस दौरान अगर भारत सरकार कुछ ना कर पाई तो निश्चित रूप से हर हाल में उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह लड़की 2017 से लेकर अब तक सलाखों के पीछे है, जेल में है। भारत में इसका पूरा परिवार, इसके माँ-बाप, इसका पति सब मिलकर इसको बचाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन उनका हर प्रयास अभी तक विफल ही रहा है। सच्चाई तो ये है कि इस लड़की की जान फिलहाल खतरे में है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय हर हाल में इस लड़की को फांसी के फंदे से बचाने के लिए लगा हुआ है। उनका दावा है कि वह हर संभव प्रयास करेंगे जिससे निमिषा प्रिया को बचाया जा सके और भारत वापस लाया जा सके। लेकिन ये दावा, ये प्रयास कितने सफल होते हैं और कितने सफल नहीं होते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या भारत सरकार यमन से बातचीत करके मामले को सुलझा पाएगी या ब्लड मनी वाला कोई प्रयास भारत दोबारा से स्टार्ट करेगा? इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में ही है, मगर ध्यान रहे कि समय सिर्फ 1 महीना ही बचा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या हतोत्साहित करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है कि आप अगर किसी देश में जाएं तो वहां के नियम और कानून को अच्छे से समझें और उनका पालन करें और गलती से भी किसी देश में किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में ना फंसें। द क्राइम सीरीज फैमिली की तरफ से ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भारत सरकार अपने प्रयास में कामयाब हो जाए और भारत की बेटी वापस भारत में सकुशल लौट आए। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।